भिवानी में पीने के पानी को लेकर हाहाकार, लोगों ने रोहतक नेशनल हाईवे को किया जाम। महिलाओं ने खाली मटके तोड़कर जताई नाराजगी। प्रधान बनने के बाद दरबार साहिब नतमस्तक हुए जगदीश सिंह जिंदा। जनवरी में हुए चुनावों के बाद 23 मई को चुने गए थे एचएसजीएमसी के प्रधान। हरियाणा की 2 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान। राष्ट्रपति ने साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल और पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह जी को पद्मश्री 2025 से किया सम्मानित। सीएम नायब सैनी ने दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना से, जो एक बार फिर डराने लगा है। चंडीगढ़ में कोरोना की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। सेक्टर 32 के अस्पताल में आज सुबह ही एक शख्स की जो है वो मौत हुई है। ये शख्स लुधियाना का रहने वाला था। शख्स जो है 3 दिन पहले इसे चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला जो है मरीज बताया जा रहा है, जो लुधियाना में काम करता था और उसके बाद तबीयत बिगड़ने पर इसे 3 दिन पहले चंडीगढ़ जो है वो शिफ्ट किया गया था, चंडीगढ़ रेफर किया गया था, जहां पर सेक्टर 32 के अस्पताल में इसकी मौत हो गई। अस्पताल में अब जो है आइसोलेशन जो है वार्ड में रखा गया था, लेकिन शख्स की जो है कोरोना के चलते मौत हो गई। 3 दिन पहले ही चंडीगढ़ के अस्पताल रेफर किया गया था। यूपी के फिरोजाबाद का रहने वाला था, लुधियाना में काम करता था, जिसकी कोरोना की वजह से मौत हो गई। तो कोरोना वायरस ने फिर चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में कोरोना के 15 मामले जो हैं वो सामने आए थे, जिनमें से 3 स्वस्थ हो चुके हैं। 12 लोग अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर से ये मामले सामने आए हैं। पंजाब में कोरोना के 3 एक्टिव केस हैं। अमृतसर, मोहाली और फिरोजपुर में एक एक मामला सामने आया है। हरियाणा में 15 मरीज जो हैं वो सामने आए थे। देश भर में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तो कोरोना वायरस ने चिंता बढ़ा दी है, दोबारा डराने लगा है कोरोना वायरस। हरियाणा में 15 मरीज सामने आए थे, जिनमें से 3 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन 12 की जो स्थिति है वो अभी वैसी ही है। 12 जो हैं 12 का इलाज चल रहा है। तो देश भर में कोरोना के 1000 से ज़्यादा जो मामले हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। तो कोरोना एक बार फिर डराने लगा है, एक बार फिर कोरोना का कहर दिखने लगा है। तो कोरोना को लेकर अब सरकार भी एक्शन में है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है। हरियाणा में कोरोना के 15 मरीज जो हैं वो दिखाई दिए थे, ये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जिनमें से 3 ठीक हो चुके हैं। 12 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी भी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर में ये मामले सामने आए हैं। कोरोना के इस वेरिएंट को डॉक्टर जो है वो माइल्ड बता रहे हैं। तो इस पर स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है, जिन्होंने बताया कि 3 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सरकार एक्शन मोड पर है और इसको लेकर काम कर रही है। तो जो है कोरोना एक बार फिर एक्टिव है, डरा रहा है लोगों को। इसको लेकर जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हरियाणा में भी जो सरकार है वो एक्शन मोड पर है। सरकार ने कहा कि जो मामले सामने आए थे, 15 मामले सामने आए थे, उनमें से 3 लोग जो हैं वो स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 12 का इलाज चल रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर से ये मामले सामने आए थे। कोरोना फिर एक्टिव हो चुका है। हरियाणा में 15 मामले सामने आए, पंजाब में 3 मामले सामने आ चुके हैं। पूरे देश में अब तक 1000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान जो राज्य हैं वो शामिल है। कुल मामले 1072 हो चुके हैं, जबकि कुल मौतें 11 हो चुकी हैं। तो कोरोना ने जो है एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो वेरिएंट है कोरोना का, ये माइल्ड है, लेकिन फिर भी चिंताजनक है।
एक बार फिर से 1000 से ज्यादा मामले पूरे देश में सामने आ चुके हैं, जिसने लोगों को परेशानी में डाल दिया है, चिंता बढ़ा दी है। तो कोरोना को लेकर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है, एक्शन में है जो सरकार है, तो एडवाइजरी जारी कर दी है। अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन, दवाओं का इंतजाम होना चाहिए। पीपीई और N95 मास्क को रीएजेंट किट का इंतजाम होना चाहिए। अस्पताल में संक्रमण रोकने की पूरी तरह व्यवस्था है। अस्पताल के स्टाफ को कोविड बचाव की ट्रेनिंग मिले। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने को लेकर जागरूकता जो है वो फैलाई जाए। होम आइसोलेशन के दौरान संवेदनशील लोगों का ख्याल रखा जाए। तो हरियाणा में सरकार जो है वो एक्टिव है, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना को लेकर पूरी तैयारियों की जो है वो बात की जा रही है, गाइडलाइंस जारी की गई है। लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। बचाव, डॉक्टर जो हैं उनको बचाव की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने को लेकर जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। होम आइसोलेशन के दौरान जो है संवेदनशील लोगों का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो प्रदेश में सरकार एक्टिव है, कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंचकुला। तो वहीं पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल होगी। कल शाम पंजाब सहित 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता को लेकर ये मॉक ड्रिल की जाएगी। तो एक बार फिर से पाकिस्तान सीमा से सटे राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। कल शाम पंजाब सहित 4 राज्यों में ये मॉक ड्रिल होगी, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। ये सभी जो राज्य हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं। तो जितने भी राज्य हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगते हैं, उन पर जो है ये सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की जाएगी। एक बार फिर जो है इसका ऐलान किया गया है। तो अब कल शाम एक बार फिर 4 राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान सीमा से सटे इन राज्यों में मॉक ड्रिल होगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये मॉक ड्रिल होगी और इलाकों में सतर्कता को लेकर जो है जागरूक किया जाएगा। मॉक ड्रिल की जाएगी 4 राज्यों में। उधर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट में किसानों को लेकर 3 फैसले हुए हैं। खरीफ की फसल पर एमएसपी तय किया गया है। अश्विनी वैष्णव जो है उनका ये बयान सामने आया है। लागत से 50% अधिक एमएसपी को मंजूरी मिली है। दलहन, तिलहन और कपास पर एमएसपी जो है वो तय किया गया है। किसानों को ऋण पर ब्याज में छूट को भी मंजूरी दी गई है। तो अश्विनी वैष्णव का ये बयान सामने आया है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में किसानों को लेकर ये फैसले लिए गए हैं। कुल 7 करोड़ 71 लाख किसानों को इन फैसलों से जो है वो लाभ मिलेगा। तो केंद्रीय कैबिनेट के अहम फैसलों में 3 बड़े फैसले किसानों से जुड़े लिए गए हैं, जिसमें किसानों को लेकर ये 3 फैसले हैं। खरीफ की फसल पर एमएसपी तय किया गया है। लागत से 50% अधिक एमएसपी को मंजूरी दी गई है। दलहन, तिलहन और कपास पर एमएसपी तय किया गया है। ये इंडिविजुअल क्रॉप्स की एमएसपी है, 3 भाग में है। पहला भाग है सीरियल्स यानी फूड ग्रेन्स, उसमें पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज, इन सब की एमएसपी आपके सामने है। आप सब जगह देखेंगे जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसके बेसिस पे एमएसपी, कॉस्ट के ऊपर एमएसपी कितना है वो लास्ट कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 50%, कुछ केसेस में 63%, कहीं पे 59% ओवर एंड अबव दी कॉस्ट। तो वही पानीपत में आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सीएम के ओएसडी को लेकर आरटीआई ने बड़ा खुलासा किया है। 7 माह से अवैध रूप से ड्यूटी कर रहे थे गजेंद्र फोगाट। बिना सेवा विस्तार 7 महीने से ड्यूटी कर रहे थे। हर महीने वेतन भत्ते समेत दूसरी सुविधाएं ले रहे थे। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर का बड़ा दावा है। कपूर ने ओएसडी को बर्खास्त करने की मांग की है।
4 अक्टूबर 2023 को 1 साल के लिए इनकी आखिरी जो है एक्सटेंशन हुई थी, जो नियमानुसार 4 अक्टूबर 2024 को खत्म हो चुकी है। तो 4 अक्टूबर 2023 को इनका कार्यकाल खत्म होने के बावजूद इनको बिना कोई एक्सटेंशन दिए ये अपने पोस्ट के ऊपर तैनात हैं और लाखों रुपए हर महीने की ये वेतन भत्ते, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब सुविधाएं मौज करने लग रहे हैं। तो इस आरटीआई खुलासे के मार्फत से हम ये मांग करते हैं माननीय राज्यपाल हरियाणा से और मुख्यमंत्री हरियाणा से कि इस घोटाले की जांच कराई जाए और इस गजेंद्र फोगाट जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, इनको तत्काल अपने पद से इससे बर्खास्त किया जाए और पिछले 7 महीने के दौरान जो इन्होंने वेतन भत्ते लाखों रुपए के लिए हैं गैर कानूनी ढंग से, वो इनसे तत्काल ब्याज समेत वसूल किए जाएं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भिवानी की, जहां पीने के पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। लोगों ने रोहतक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। बैंक कॉलोनी की महिलाओं ने यह जाम लगाया था। नए बस स्टैंड के पास उन्होंने रोड को जाम किया। पेयजल की कमी से गुस्साई महिलाओं ने जाम लगाकर सड़क पर खाली मटके फोड़कर विरोध जताया। रोड जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने यहाँ मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। हालांकि शनिवार तक समाधान के आश्वासन पर 1 घंटे बाद जाम खोल दिया गया। यार पानी की, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ कोई समाधान होता 2-3 साल हो लिए ना, तो गली बनकर दे रही, सीवरेज घर में बड़न न हो जाए भाई। पानी कती एप्लीकेशन लगा दिया, सब कुछ दे दिया, नहीं हो रहा कि मैं समाधान 2-3 महीने हो लिए पानी आए, बोतला तो काम चलाने लग रहे। हाँ, आखिरी में एप्लीकेशन दे तो रजा लिए, एमसी तो रजा लिए, डिग्गी मजा लिए, कोई सब पानी की समाधान नहीं हो रहा। आखिरी में आगे जाम करना पड़ेगा, सोल्यूशन होया है। यार पानी की, सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ कोई समाधान होता 2-3 साल हो लिए ना, तो गली बनकर दे रही, सीवरेज घर में बड़न न हो जाए भाई। पानी कती एप्लीकेशन लगा दिया, सब कुछ दे दिया, नहीं हो रहा कि मैं समाधान 2-3 महीने हो लिए पानी आए, बोतला तो काम चलाने लग रहे। हाँ, आखिरी में एप्लीकेशन दे तो रजा लिए, एमसी तो रजा लिए, डिग्गी मजा लिए, कोई सब पानी की समाधान नहीं हो रहा। आखिरी में आगे जाम करना पड़ेगा, सोल्यूशन होया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नूह में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले की, जिसमें कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 70,000 का जुर्माना लगाया। पोक्सो एक्ट के तहत जो है आरोपी नसीम, उसे दोषी पाया गया। अपहरण कर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया था। मई 2022 में वारदात को अंजाम दिया था। 4 दरिंदों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था, सामूहिक दुष्कर्म किया था। सामूहिक दुष्कर्म की वारदात उस वक्त हुई जब लड़की अपने खेत में चारा लेने के लिए निकली थी। इस दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक आए, जिन्होंने लड़की को जबरन उठा लिया और तावड़ू रेलवे लाइन के रास्ते लेकर गए। वहां कार में मौजूद 4 युवकों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। आरोपियों ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। तो इस मामले में अब दोषी को जो है वो सजा सुनाई गई है, 20 साल की सजा सुनाई गई है। अवैध खनन के मामले में जांच कमेटी आज भी यमुना जाएगी। सोमवार को भी 3 सदस्यीय कमेटी ने मौके पर जाकर जांच की थी। यमुना नदी पर 1 घंटे तक टीम रुकी रही थी। जांच कमेटी जल्द उपायुक्त को सारी रिपोर्ट सौंपेगी। उपायुक्त ने कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए थे। खनन कंपनी पर मशीनरी से खनन का आरोप है। स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो में इसका जो मामला है वो दर्ज हुआ था। आपको बता दें कि सोनीपत के गांव असदपुर के पास स्थित जेलकोवा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड पर गंभीर आरोप लगे। कंपनी पर नियमों का उल्लंघन कर मशीनरी के जरिए खुदाई करने के आरोप लगे। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट पर खनन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। चौबीस तारीख को हमारे पास एक शिकायत आई थी और इरिगेशन डिपार्टमेंट में एसडीओ की तरफ से आई थी, जिस पे हमने जो है ना अभियोग दर्ज कर लिया है और जो है ना इन्वेस्टिगेशन जारी है। और ये जलकोवा लीज है यहाँ जो है ना
उसके अगेंस्ट कंप्लेंट है और जो है ना तो इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, अवैध रेती, अवैध मिट्टी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीओ साहब ने एलिगेशन लगाए हैं कि भाई जमुना की धार को मोड़ दिया और जो है ना माइनिंग चोरी कर रही थी, तो उसी पे हमने कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज कर दी है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इस खबर के मायने समझिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने नदी के अंदर मशीन से खनन करने पर रोक लगा रखी है, यानी मशीनों का उपयोग कर नदी में खनन का काम नहीं हो सकता है। इसके बावजूद यमुना जैसी संवेदनशील नदी क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। इस तरह का अवैध खनन पर्यावरण के लिए गंभीर रूप से खतरा है। ये स्थायी जल निकासी और कृषि पर बुरा असर डाल सकता है। एनजीटी के साफ निर्देशों के बावजूद यमुना नदी में अवैध रूप से खुदाई का काम हो रहा है। हालांकि कंपनी के अधिकारी सिंचाई विभाग पर कंपनी को परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं और अवैध खनन की बात को खारिज कर रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग की रिपोर्ट कंपनी के दावों को सिरे से खारिज कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को मशीन से यमुना के अंदर रेत का खनन करते पाया गया। रेत के बड़े टीलों के कारण नदी की धारा प्रभावित हुई। कंपनी ने नदी में कई अवैध रास्ते बनाए। रिपोर्ट के आधार पर वाटर सर्विसेज ने कंपनी को निर्देश दिया। कंपनी को पत्र लिखकर खनन बंद करने का निर्देश दिया। डीसी ने 3 अधिकारियों की कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए। अब जांच कमेटी ने जब मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जांच रिपोर्ट के बाद कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा? क्या कंपनी का लाइसेंस रद्द होगा? दूसरी कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई के बाद यमुना में अवैध खनन रुक जाएगा? तो उधर रोहतक में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोलियां लगी। घायल बदमाशों के नाम गौरव और राहुल बताए जा रहे हैं। घायल बदमाशों को पीजीआई में दाखिल करवाया गया है। रोहतक पुलिस की सीआईए 1 यूनिट के साथ मुठभेड़ हुई। 3 दिन पहले सुभाष रोड पर व्यापारी पर फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसके बाद से पुलिस जो है बदमाशों का पीछा कर रही थी। तो वहीं हरियाणा की 2 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान मिला है। संतराम देशवाल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के संतराम देशवाल को पद्मश्री सम्मान जो है वो दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान को सम्मान उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सम्मान। साहित्य एवं शिक्षा तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।